नमस्कार, फोर द फायर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लुलु मॉल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है और ज्यादा विवाद तब बढ़ गया जब करणी सेना के लोग बॉयकॉट लुलु के पोस्टर लेकर गाड़ियों पर विरोध कर रहे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आगे फोर का फायर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बिहार में पीएफआई और गजवाए हिंद वाली साजिश की नई परतें खुलती जा रही हैं। नमस्कार, खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और आज आपको बताएंगे कैसे बाढ़ और बारिश देश के अलग अलग हिस्सों में रौद्र रूप दिखा रही है। तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देश की बाकी खबरों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की 50 बड़ी खबरें। बिहार के दरभंगा जिले में सनाउल्लाह के घर पुलिस की रेड। घर से फरार है बिहार पीएफआई का महासचिव सनाउल्लाह। पटना पीएफआई मामले में आरोपी सनाउल्लाह के घर पहुंची टाइम्स नाउ नवभारत की टीम। नवभारत ने सनाउल्लाह के पिता से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सनाउल्लाह के पिता ने कहा, मेरे बेटे ने कुछ गलत नहीं किया है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं, डर की वजह से फरार है। सनाउल्लाह के घर लहराता दिखा पीएफआई का झंडा। घर के आसपास भी दिखे पीएफआई के पोस्टर्स। पिछले साल 15 अगस्त को सनाउल्लाह ने फहराया था पीएफआई का झंडा। इस दौरान गांव के कई लोग मौजूद दिखे। सनाउल्लाह अपने घर के पास किया करता था पीएफआई की बैठक। मीटिंग्स में युवाओं को उकसाया भी करता था। खुद पर लगे आरोपों पर मुस्तमीन ने का बयान। कहा, सही समय पर पुलिस के सामने रखेगा अपना पक्ष। पीएफआई केस के आरोपी का नवभारत पर बड़ा खुलासा। कहा, 2015-16 में गांव में पीएफआई का कार्यक्रम। गांव में 90% युवा पीएफआई में शामिल हुए। सनाउल्लाह मेरे गांव का ही रहने वाला। टाइम्स नाउ नवभारत के पास पीएफआई ट्रेनिंग कैंप का भी एक्सक्लूसिव वीडियो। लाठी डंडे चलाते दिखे पीएफआई के सदस्य। पीएफआई का मोतिहारी से एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में पीएफआई को ट्रेनिंग देने का दावा। लगभग 3 महीने पुराना वीडियो बताया जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में चेक डैम का पानी ओवरफ्लो, लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झारखंड के कोडरमा के पंचखेरो डैम में नाव पलटी, 10 लोग डूबे, 7 लापता, नाविक फरार। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बारिश से लैंडस्लाइड, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 हुआ बंद। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। भूस्खलन के चलते राजमार्ग पर यातायात प्रभावित, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अहमदाबाद की अमराईवाड़ी इलाके में जरासी बरसात में धंसी सड़क। 1 महीने पहले ही सड़क बनाई गई थी। तमिलनाडु के सलेम में बाढ़ में फंसा युवक, कड़ी मशक्कत के बाद में बचाई गई युवक की जान। दिल्ली के कई हिस्सों में भारी बारिश, विजय चौक के पास में जल जमाव। गुजरात के नवसारी में बढ़ा 3 नदियों का जलस्तर, क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों लोग प्रभावित। गुजरात के वापी शहर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, नेशनल हाईवे पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार, लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। नागपुर में भारी बारिश की वजह से डहा कोराड़ी थर्मल पावर प्लांट, आसपास की सभी सड़कें पानी में डूबी। राष्ट्रपति चुनाव से पहले शिमला में मॉक पोलिंग की गई। समर्थन में तकनीकी रूप से गलती ना हो, इसलिए मॉक पोलिंग हुई। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज अहमदाबाद दौरे पर रहेंगे। अहमदाबाद में बीजेपी विधायकों से करेंगी मुलाकात। तेजस्वी यादव ने एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को बताया मूर्ति। कहा, हम लोगों को राष्ट्रपति भवन में मूर्ति नहीं चाहिए। द्रौपदी मुर्मू को मूर्ति कहे जाने पर बीजेपी का तेजस्वी पर पलटवार। शहजाद पूनावाला ने कहा, आदिवासी विरोधी टिप्पणी करना घिनौना सच। जगदीप धनखड़ एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार। बीजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक में फैसला। पीएम मोदी ने जगदीप धनखड़ को दी बधाई। कहा, राष्ट्र को प्रगति की ओर ले जाएंगे धनखड़। वेंकैया नायडू ने जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। वेंकैया नायडू के घर बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। किसान मोर्चा की डेलीगेशन ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने के लिए धन्यवाद किया। उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम पर टीएमसी को है ऐतराज। राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव ने उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित होने के बाद झुंझुनू में जगदीप धनखड़ के गांव में जश्न का माहौल, लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कोरोना के खिलाफ भारत को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब तक 200 करोड़ से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री का ट्वीट। कहा, वैक्सीनेशन में कोरोना वॉरियर्स की अहम भूमिका, उनके दृढ़ संकल्प की सराहना करता। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का ट्वीट। कहा, देश में 200 करोड़ से ज्यादा के वैक्सीनेशन हो चुका है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा भारत के आगे वैक्सीन के मामले में सिर्फ चीन में 340 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज लगी है। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर अमित शाह ने दी बधाई, कहा न्यू इंडिया की इच्छा शक्ति ताकत दिखी है। जेपी नड्डा ने भी भारत की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन की हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी। 200 करोड़ वैक्सीनेशन पर डॉक्टर वीके पॉल का बयान, कहा भारत के लिए यह शानदार मील का पत्थर साबित हुआ। 200 करोड़ वैक्सीन डोज पर डब्ल्यूएचओ ने तारीफ की, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल ने कहा कोरोना से भारत मजबूती से लड़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,528 नए मामले, 49 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, मोहल्ला क्लिनिक में दूसरा बूस्टर डोज फ्री, बच्चे भी वैक्सीनेशन की दूसरी डोज ले लें। पेरिस की बॉर्डो में जंगल में लगी भीषण आग, हेलीकॉप्टर के जरिए आग बुझाने में जुटा प्रशासन, आग के चलते एक पायलट की मौत। स्पेन की सियरा डी मिजाज में बड़े पैमाने पर फैली जंगल में लगी आग, आसपास के क्षेत्र के निवासियों को घर खाली करने के लिए कहा गया। स्पेन के जंगल की आग इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंची, कॉस्मेटिक वेयरहाउस जलकर खाक। स्पेन में जंगल में लगी आग से 1,890 हेक्टेयर जंगल बर्बाद, 2,700 से अधिक लोगों के घर खाली कराए गए। सर्बिया से जॉर्डन जा रहा एंटोनिव कार्गो विमान ग्रीस में हुआ क्रैश, विमान में कितने लोग सवार थे इसकी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी, एक शख्स की मौत, वॉशिंगटन डीसी के साउथ वेस्ट वाटरफ्रंट की घटना। ब्रिटेन के कैंट में मॉडल प्लेन शो के दौरान लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। चीन ने लॉन्च किए 2 नए उपग्रह, ताइवान प्रक्षेपण केंद्र से सैटेलाइट को किया गया लॉन्च। यूक्रेन के खार्किव शहर में सेना पहुंचा रही लोगों को राहत सामग्री के साथ लोगों को दी जा रही दवाइयां। यूक्रेन के चेरनिहिव शहर में रूस के हमले लगातार जारी, रूस के रॉकेट हमले में 3 लोगों की मौत, 3 लोग घायल, रिहायशी इमारत, स्कूल, प्रशासन की इमारतों को बनाया गया निशाना। तो शुरुआत हम बड़ी खबर से करेंगे। देखिए, लखनऊ के लुलु मॉल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, करणी सेना ने लुलु मॉल के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल करणी सेना ने बाइकॉट लुलु मॉल के पोस्टर्स लगाए हैं और पुलिस ने रास्ते में ही करणी सेना के कई लोगों को रोका। ये सभी लोग लुलु में प्रदर्शन के लिए जाना चाहते थे। जिस तरह से यहाँ पर नमाज अदा की गई, उसके बाद से ही यहाँ एक अलग विवाद की तस्वीर देखने को मिली। लुलु मॉल जो है उसका उद्घाटन हाल ही में हुआ और जैसे ही उसका उद्घाटन हुआ उसके बाद से ही अलग अलग विवाद इसके साथ में जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब करणी सेना के ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें, तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और कल भी ऐसी ही तस्वीरें लुलु मॉल के बाहर से देखने को मिली थी। और आज के हालात पर बातचीत करेंगे। आदर्श सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, ये जो धर्मयुद्ध चिड़ा हुआ है लुलु मॉल को लेकर, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। करणी सेना की क्या मांगे रही आज? हाँ, देखिए, करणी सेना को लेकर सुबह से ही पुलिस जो है वो अलर्ट पर थी और करणी सेना ने विरोध भी वहां पर किया। करणी सेना की ये मांग थी कि हम लुलु मॉल के अंदर जाना चाहते हैं, वहां पर जाकर हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र और सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं। जब नमाज के लिए मनाही नहीं थी, जब नमाज एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार पढ़ी गई, उस दौरान मनाही नहीं की गई लुलु प्रशासन की तरफ से, तो फिर उसके बाद जब हम लोगों ने दबाव बनाया तो आखिर इस बात की पोस्टर क्यों लगाए गए कि वहां पर किसी प्रकार के धार्मिक याचना की जो है अनुमति नहीं है। तो ऐसे में इसी बात को लेकर करणी सेना का प्रदर्शन था और इसको लेकर पुलिस बल बड़ी संख्या में डिप्लॉय किया गया था। पीएसी के जवान, पुलिस के 2-2 प्लाटून, ये तमाम चीजें वहां पर डिप्लॉय की गई थी। थोड़ी बहुत नोकझोंक के बाद करणी सेना के लोगों को वापस तो भेज दिया गया है, लेकिन निश्चित तौर पर ये विवाद जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये विवाद बढ़ता हुआ जा रहा है लगातार। देखिए आदर्श, और थमता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ एक बार किया गया, हिरासत में लिए जाते हैं लोग, फिर से किया जाता है, तो कहीं ना कहीं तूल देने के प्रयास लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया आदर्श, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। और देखिए, इससे पहले लुलु मॉल में नमाज के बाद हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो भी किया गया था। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले मॉल में 2 बार नमाज पढ़ी गई थी। ये तस्वीरें लुलु मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करते 2 लड़कों की हैं। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ा तो यहाँ शनिवार को 2 लड़कों ने फर्श पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया।
अब दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे लुलु मॉल में नमाज के विवाद के बाद हनुमान चालीसा पढ़ी गई, जिसके बाद पुलिस ने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले इन दोनों लड़कों को हिरासत में ले लिया। विवाद के बाद अब लखनऊ के लुलु मॉल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉल में आने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। लखनऊ कमिश्नर डी.के. ठाकुर मौके पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल, जो सबसे बड़ा मॉल कहा जा रहा है, उसके खुलने के बाद से लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। एक और अगर हम नमाज की बात करें तो दूसरी ओर कुछ व्यक्तियों ने हनुमान चालीसे का भी पाठ लुलु मॉल के अंदर किया है और उसकी वजह से दो पुलिसकर्मियों पर शासन की गाज गिरी है और यहाँ के एक बड़े पुलिस अधिकारी को न सिर्फ यहाँ से ट्रांसफर किया गया है, बल्कि जो लोकल एसएचओ थे सुशांत गोल्ड सिटी थाने के, उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसके बाद सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम लुलु मॉल के थोड़ी दूरी पर मौजूद हैं। अगर सामने देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लुलु मॉल यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर मौजूद है और उससे पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि जो भी संदिग्ध व्यक्ति हों उनको फिल्टर किया जा सके। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी, तमाम अधिकारी, पीएसी के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक एक गाड़ियों की जो मॉनिटरिंग है वो की जा रही है, जिससे कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति अगर हो जो यहाँ पर किसी अन्य गतिविधि के लिए आ रहा हो तो फिर उनको रोका जा सके। तो भाई लखनऊ में तो लुलु मॉल से जुड़ा हुआ जो विवाद है वो फिलहाल थम नहीं रहा, लेकिन इसी तरह का एक और विवाद है जो फिलहाल रुकता हुआ नजर नहीं आता। पटना में पीएफआई की साजिश की एक के बाद एक कई परतें खुलती जा रही हैं। टाइम्स नाउ भारत ने केस के आरोपी नंबर 22 मुस्तकीम से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में देखिए मुस्तकीम ने टाइम्स नाउ भारत पर बहुत बड़ा और एक्सप्लोसिव खुलासा किया है। मुस्तकीम का कहना है 2015-16 में गांव में पीएफआई ने एक बड़ी रैली की थी और इस रैली में गांव के लगभग सभी लोग शामिल हुए थे। मुस्तकीम भी इस रैली में शामिल था। और देखिए क्या क्या बड़े खुलासे यहाँ पर मुस्तकीम की ओर से किए गए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। कि हमारा उनके साथ कोई कोई रिश्तेदारी या फिर कोई फ्रेंडशिप तो है नहीं, क्योंकि काफी वो सीनियर सिटीजन है। ठीक है, मैं जूनियर उनके बीच, मेरा कोई उनसे तो कोई है नहीं, कोई फोन पे हो या फिर लाइव हो, कुछ ऐसा सीन तो हमारे साथ है नहीं। लेकिन 2015-16 की बात है सर, तो गांव में कुछ पीएफआई आई था तो गांव के 90% लोग उसमें शामिल हुआ था, कुछ प्रोग्राम हुआ था तो वैसे ही लोग रैली वाली होता तो उसमें मैं भी इन्वॉल्व हुआ था, गया था 2-4 दिन, मतलब इधर उधर समझ में आया कि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। उसके बाद मैं खत्म कर दिया, मैं हुआ नहीं इस साइड। जैसा आरोप है कि रेडिकलाइज करते थे, ऐसा कुछ आपने देखा था जो भी मीटिंग आपने अटेंड की थी उस समय? तो मीटिंग ऐसा हुआ है कि मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि गांव में कुछ प्रोग्राम होता था तो बता रहा था कि बाहर से लोग पढ़े लिखे कुछ अच्छे महान ज्ञानी लोग आ रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए, उनसे आप मोटिवेट होइए, ठीक है, और हमारा साथ दीजिए। मैं बता रहा हूँ जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने काफी अच्छा सहयोग दिया, ऐसा कुछ कह रहे थे, गरीबों की मदद करा, ऐसा कुछ सहयोग करके कह रहे थे। तो वैसे करके एक मैं बता रहा हूँ कि 90% लोग गाँव के शामिल हुए थे। लगभग 2015-16 की बात है, वो बात आज उभर के आ रही है। 90% में से कोई नहीं आया। मुझे इसमें इस चीज का मेंबर ऐड कर दिया गया और मुझे इन चीजों का पता दिया गया। ये बातचीत तो आपने सुनी, लेकिन पीएफआई से जुड़ी साजिश का कुछ और खुलासा हो रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत फुलवारी शरीफ मामले में आरोपी नंबर 22 मुस्तकीम के दरभंगा वाले घर भी पहुंचा। और देखिए मुस्तकीम पर पीएफआई के जुलूस में शामिल होने का आरोप लगा हुआ है। मुस्तकीम दरभंगा के सिंगवाड़ा थाने इलाके में रहता है और फिलहाल फरार है। उसके पिता और चाचा का कहना है कि वो जुलूस में जरूर शामिल होता था, मगर उसने कभी कोई गलत गतिविधि में हिस्सा नहीं लिया। पीएफआई मामले में पटना पुलिस ने जो एफआईआर की है उसमें मुस्तकीम का भी नाम है। मुस्तकीम भी दरभंगा के शंकरपुर गांव का रहने वाला है। उनके पिता हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जाकिर साहब, जिस तरीके से उस पर आरोप लगे हैं कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, लेकिन मुस्तकीम से जो बात हुई पता लगा कि वो कहता है कि पीएफआई कार्यक्रमों में जाता था, लेकिन वहाँ किसी तरीके से वो उनके कनेक्ट नहीं था। क्या कहना है आपका? मोहम्मद जाकिर से नाम है सर। तू तो कभी जाता नहीं था, उस में भी था भी नहीं। उसके बाद जो है वो कुछ दिन यहाँ रहा गांव के में, ऐसे कोई बुलाता था तो जाता था, नहीं तो ऐसे जाता नहीं था। उसके बाद पढ़ाई 12वीं करके उसके बाद चला गया वो। क्या उम्र है मुस्तकीम की? 33 साल। 23। हाँ, आप क्या लगता है उनके? चाचा लगेंगे गांव के। चाचा लगेंगे। क्या करते हैं मुस्तकीम? क्यों उनका नाम इस तरीके से सामने आया है?
अब नाम तो पुलिस टीम बताएगी जांचने के बाद। क्यों है, पुलिस ने एफआईआर किया तो उसने बताएंगे। क्या लगता है आपको, क्यों नाम आया होगा? मालूम है कि वो निर्दोष है, वो किसी कार्यक्रम या किसी संगठन का हिस्सा नहीं है। पटना में पीएफआई की नई साजिशों के तार और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं। पुलिस को इस पूरे मामले में सनाउल्लाह नाम के आरोपी की भी तलाश है। सनाउल्लाह पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल होने और भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप। ये तस्वीर पीएफआई के महासचिव सनाउल्लाह की है। देखिए कैसे यहाँ सनाउल्लाह बड़े आराम से बैठा है और उसके पीछे पीएफआई का झंडा लिए हुए लोग खड़े हुए हैं। पुलिस को अब सनाउल्लाह की तलाश है और एफआईआर में उसे आरोपी नंबर 5 बनाया गया है। बताया जा रहा है कि सनाउल्लाह फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार आरोपी अतहर, अरमान मलिक और जलालुद्दीन के संपर्क में था। पुलिस उसकी तलाश में दरभंगा में 2 बार रेड कर चुकी है। अब 3 तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे सनाउल्लाह पीएफआई का एजेंडा चला रहा था और देश के खिलाफ साजिश रच रहा था। बताया जा रहा है कि सनाउल्लाह दरभंगा में लोगों को भड़काता था। 15 अगस्त को उसने दरभंगा में पीएफआई दिवस मनाया और पीएफआई का झंडा फहराया। जगह जगह उसने पीएफआई के पोस्टर लगाए और पीएफआई का प्रचार किया। यही नहीं, वो भड़काऊ वीडियो शेयर करता था, घर के पास ग्राउंड में मीटिंग करता था। वो दरभंगा में लोगों का ब्रेन वॉश करता था, देश के खिलाफ साजिश प्लान करता था। इतना ही नहीं, फेसबुक पर पीएफआई के पोस्ट डालता था और लोगों का ब्रेन वॉश करता था। पीएफआई मामले में बिहार पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है। पटना पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है जिसमें 26 लोगों के नाम है, उसमें 5वें नंबर का आरोपी सलाउल्लाह को बनाया है। सलाउल्लाह दरभंगा के शंकर विहार का रहने वाला है। इस वक्त हम उसी के घर के बाहर मौजूद हैं। जो आप घर देख रहे हैं ये सलाउल्लाह का घर है। सलाउल्लाह बिहार प्रदेश में पीएफआई का महासचिव है। बिहार में जो भी पीएफआई काम करती है इसकी देखरेख में होते हैं। ये जलालुद्दीन, अतहर और अरमान मलिक के संपर्क में था। अभी फिलहाल यहाँ पे फरार है। लगातार पुलिस यहाँ पे दबिश भी डाल रही है। कई बार पुलिस यहाँ पे आ चुकी है। सलाउल्लाह अपने घर पे मौजूद नहीं है। सलाउल्लाह के परिवार का क्या कहना है उसके बारे में हम उसके परिवार से बात करेंगे। लेकिन यहीं से सलाउल्लाह दरभंगा में रेडिकलाइजेशन का एक अपना काम चलाता है, ऐसा बिहार पुलिस का इनपुट है। फिलहाल सलाउल्लाह फरार है। अब देखना है कि सलाउल्लाह यहाँ पे कब पहुंचता है, पुलिस को कब पकड़ती है। लेकिन पुलिस का कहना है कि वो मुख्य आरोपियों में से एक है। और देखिए इस पूरे मामले की जांच फिलहाल जारी और हमारे संवाददाता सनाउल्लाह के घर तक पहुंचे, उसके पिता से बातचीत यहां पर की गई और उसके बाद क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। सनाउल्लाह के पिता का ये कहना था कि अभी सनाउल्लाह का कोई अता पता नहीं है, वो इस तरह की गतिविधि में शामिल था, उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सलाउल्लाह के पिताजी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? शमशीर अहमद। शमशीर जी, सलाउल्लाह के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगा है और पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 5वें नंबर का आरोपी सलाउल्लाह को बनाया है। क्या कहना है आपका? सर ये तो सरासर इल्जाम है, ऐसा कोई आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोगों को नहीं देखने को मिला कि कोई देश विरोधी एक्टिविटी हो। क्योंकि हम उसके गार्जियन हैं, जाहिर सी बात है सर, ये सरासर इल्जाम है सर। अब पटना में था या नहीं था ये भी हम नहीं जानते। सलाउल्लाह बिहार में पीएफआई का महासचिव है। जी ये बात सही है। किसी की क्या गतिविधियां, उनकी क्या शेड्यूल रहता है दिन में? क्या सलाउल्लाह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या बताया आपको? देखते हैं कि वो खासतौर से स्कूली बच्चों को जो है किट वगैरह का बांटना, समझा, या बुकलेट वगैरह जो होता है, कॉपी वगैरह, ये सब बांटना, यही सब काम है। समाज सेवी संस्था है। पीएफआई के जो नेता हैं, बड़े नेता जो हैं पीएफआई के, क्या वो उनके संपर्क में, क्योंकि महासचिव पूरे बिहार प्रदेश के वो, तो यहाँ पे जाते हैं वो लोग? यहाँ पे नहीं आते हैं। वैसे संपर्क में तो होगा ही, जाहिर सी बात है, कोई भी अपने सीनियर से संपर्क में रहेगा। सलाउल्लाह की तलाश में पुलिस यहाँ पर आई थी, दबिश डाली थी, क्या पूछताछ की आप लोगों से? हमसे तो सिर्फ हमारा नाम पूछा, पता कि सनाउल्लाह कहाँ, क्या सर यहाँ हमको नहीं पता कहाँ। अब रहा कि 13 तारीख को या 12 तारीख को घर से निकला है, जाहिर सी बात है फील्ड में होगा, कहीं होगा। अभी कहाँ है सलाउल्लाह? फरार है अभी? हमको कोई पता नहीं, संपर्क में है ही नहीं अभी। सनाउल्लाह पर आरोप है कि वो अपने घर के पास के ग्राउंड में बैठकर मीटिंग करता था और लोगों को भड़काता था। यहाँ वही टाइम्स ऑन भारत के संवाददाता मोहित ओम उसी ग्राउंड के पास पड़ताल करने के लिए पहुंचे जहां सनाउल्लाह पूरी साजिश रच रहा था।
सलाउल्लाह के घर के पास एक पब्लिक प्लेस है जो यहाँ पे आम लोग आते हैं। यहीं पे बताया जा रहा है कि सलाउल्लाह के कुछ कार्यक्रम होते थे और यहाँ पर किस तरह की गतिविधियां होती थी। बात करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय। क्या नाम है जनाब आपका? मेरा नाम लेके क्या कीजिएगा, आफ्ताब वाला। सलाउल्लाह के बारे में क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे किस तरह की गतिविधियां थी? PFI की कुछ कार्यक्रम होते थे यहाँ पर? कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं होता। नहीं होते थे। सलाउल्लाह यहाँ आते जाते थे? नहीं। दरवाजा तो आएगा नहीं, दरवाजा है तो आएगा ही आएगा। खानदान, पूरे खानदान का दरवाजा है। आखिरी बार कब देखा था आप लोगों ने? अरे इतना डेट तारीख फारीख हम फिर भी 2 दिन 10 दिन 20 दिन बाद नहीं पहले इतना पता। जो इसमें जुड़ा हुआ वही बताएगा, जिसके बारे में आप जानते हैं वही बताएगा कि हम कहाँ से बता दें। पुलिस आई थी, कुछ लोगों से बात की यहाँ पे? नहीं, यहाँ पर नहीं कोई बात हुई है। पुलिस आई थी, कल आई थी उधर घर कॉलोनी में लोगों से बात की? अब वो तो वही बताएगा। हम जाएंगे वहाँ पर देखेंगे तब न बताएंगे। हमें क्या पता कॉलोनी में किससे बात किया नहीं किया। हम अपने घर पर बैठे हुए, वो पुलिस कब आई, उसके घर पर कब गए, यहाँ पर दरवाजे पर नहीं आई है कोई पुलिस। आप में से कोई जानते हैं सलाउल्लाह को? कभी देखा नहीं यहाँ पे आप लोगों ने? नहीं। आपके पड़ोस में रहते नहीं देखा आपने? नहीं, कभी नहीं। आपने नहीं देखा? नहीं। आपने देखा भाई? जानते हैं आप लोग कुछ? हैं? कुछ तो देखा होगा आपने कभी? बेटा आगे चल। सलाउल्लाह के बारे में कोई कार्यक्रम वगैरह यहाँ करते हैं? उनके पिताजी बता रहे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पे सामान वामान बांटते हैं। मालूम नहीं है भाई। हम अपने रोजगार में ध्यान देंगे, ये सब पे ध्यान देंगे। इस टाइम ऐसा ही है ना। कुछ कई मुलाकात हुई, दोस्ती हुई सलाउल्लाह साहब की? नहीं, अभी इधर फिलहाल उम्र के हैं वो? इधर फिलहाल नहीं हुआ है। पहले बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत ऐसा तो होता रहता है, लेकिन बाकी अभी इधर जो है ना हम लोग मिले नहीं। और चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। बात उत्तराखंड की, जहां पहाड़ों में बारिश बर्बादी ला रही है। रुद्रप्रयाग में पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। पहाड़ टूटकर गिरने से पूरा का पूरा रास्ता जाम हो गया और वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई लैंडस्लाइड की इन तस्वीरों को देखिए। देखिए कैसे देखते ही देखते पूरा पहाड़ सड़क पर आ गया। यहां एक जेसीबी रास्ते को साफ करने का काम कर रही थी, तभी अचानक पहाड़ टूटकर गिरने लगा। गनीमत ये रही कि जेसीबी पहाड़ से गिरे इस मलबे की चपेट में नहीं आई। जेसीबी में बैठे लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। सम्राट होटल के पास पहाड़ी दरकने से राजमार्ग पर भारी मलबा जमा हो गया है, जिसकी वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले में बीते कई दिनों से रोज रात को बारिश हो रही है, वहीं दिन में तेज धूप निकल रही है, जिससे पहाड़ियां चटक रही हैं और बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर गिर रहा है। वहीं गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद की जो बर्बादी की तस्वीरें हैं वो सामने आई, वो भी आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद और वापी से सड़क पर ऐसी गड्ढों की तस्वीर आई जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश के बाद बर्बादी की तस्वीरें हैं। बीच सड़क में बड़ा गड्ढा हो गया है और गड्ढे के अंदर बारिश का पानी उफन रहा है। तस्वीरें कितनी भयावह है आप खुद देखिए। अहमदाबाद के अमराई बाड़ी में ये पूरी की पूरी सड़क धंस गई। पिछले कुछ दिनों से अहमदाबाद में लगातार बारिश हो रही है और तेज बारिश के बाद ये सड़क पानी में समा गई। बताया जा रहा है कि ये सड़क 1 महीने पहले ही बनकर तैयार हुई थी और पहली बारिश की मार ही नहीं झेल पाई। अब देखिए गुजरात के वापी में बारिश ने इस हाईवे का क्या हाल कर दिया है। हाईवे पर इतने गड्ढे हैं कि आप इन गड्ढों को गिन नहीं पाएंगे। आप सचमुच चौंक जाएंगे। देखिए कैसे सड़क में इन गड्ढों के बीच में ट्रैफिक चल रहा है। सड़क पर इन गड्ढों की वजह से हादसे का खतरा बना हुआ है। गड्ढों के बीच गाड़ियां रुक रुक कर चल रही हैं। उनको पब्लिक के लिए कोई पड़ी नहीं हुई। हाईवे की हालत इतनी बुरी है, 5-5, 6-6 फीट के गड्ढे गिरे हुए हैं। बलसाड़ से आप कहीं पे भी चले जाइए, पूरा हाईवे तबाह हो चुका है। मगर IRB वाले सिर्फ और सिर्फ टोल टैक्स लेने में ही पड़े हुए हैं। गुजरात इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। बाढ़ और बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और वापी की ये तस्वीरें सबूत हैं इस बात का
कि कैसे पानी ने गुजरात के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। और देखिए, कर्नाटक में कुदरत का कहर लगातार जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से अभी फिलहाल बाढ़ जैसे हालात हैं। वहीं मेट्टूर बांध से लगभग 1 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से यहां पानी के तेज बहाव में 3 लोग फंस गए और फिर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इन लोगों का रेस्क्यू किया। कर्नाटक के सालेम से आई ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें डराने वाली हैं। नदी की उफनती लहरों के बीच यहाँ 3 लोग फंस गए हैं। नदी का बहाव तेज होता जा रहा है, पानी बढ़ता ही जा रहा है। लहरों के बीच फंसे इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, नदी की उफनती लहरों से कैसे बचें। तभी इसकी सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मिली। टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले रस्सी के सहारे एक दमकल कर्मी नदी की उफनती लहरों में उतरा और वो धीरे धीरे चट्टान पर फंसे इन लोगों की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसने पानी के बहाव की वजह से अपना कंट्रोल खो दिया और पानी के बहाव के साथ बहने लगा। गनीमत ये थी कि ये दमकल कर्मी रस्सी से बंधा हुआ था। उसने खुद को संभाला, जिसके बाद बाकी दमकल कर्मी पानी में उफनती लहरों के बीच उतरे और चट्टान पर फंसे इन 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि ये तीनों लोग मट्टू बांध में पानी के बहाव को देखने के लिए आए थे, लेकिन अचानक पानी आने के कारण चट्टान में फंस गए। झारखंड के कोडरमा में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, यहाँ पर नाव में बैठे लोग पानी में डूब गए। रेस्क्यू अभी भी जारी है। झारखंड के कोडरमा में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ नौका विहार के दौरान एक नाव पलट गई, जिसकी वजह से इसमें 8 लोग डूब गए। बताया जा रहा है कि डूबने वाले लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नाव पलटने के बाद नाविक मौके से फरार हो गया। मामला पंचखेरू डैम का है। नाव पर कुल 10 लोग सवार थे। नाव के अलावा नाव में सवार 9 लोग एक ही परिवार के थे। बताया जा रहा है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से अचानक नाव पलट गई। नाविक समेत परिवार का एक सदस्य तैरकर बाहर निकल गए, जबकि 8 बाकी लोग पानी में डूब गए। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवानों को भी बुलाया गया। नाव पलटने की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल गोताखोरों की मदद से लापता लोगों की तलाश की जा रही है। जहां कभी आतंक का खौफ हुआ करता था, लोग बाहर निकलने से भी डरते थे, उसी किश्तवाड़ में अब भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया है। झंडा फहराकर शहीद जवानों को नमन किया गया, जिन्होंने देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए शहादत दी थी। कभी आतंक का गढ़ रहा किश्तवाड़ में आज तिरंगा लहरा रहा है। इस गगनचुंबी तिरंगा को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। भारत माता की जय के जय घोष लगा रहे हैं। 100 फीट ऊंचा देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा किश्तवाड़ में लहरा रहा है। भारतीय सेना ने किश्तवाड़ में 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया। गगनचुंबी तिरंगा झंडा फहराकर शहीद जवानों को नमन किया, जिन्होंने देश की आन बान और शान बनाए रखने के लिए शहादत दी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर पूरी तरह बदल रहा है। ये वही किश्तवाड़ है जब 1990 के दशक में कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा आतंकवाद था, लेकिन सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ से आतंक का अंत कर तिरंगा फहरा दिया। ये तिरंगा अब यहाँ के लोगों के लिए गर्व की बात तो है ही, साथ में ये राष्ट्रीय ध्वज उन हजारों जवानों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस समय आप देख सकते हैं कि किश्तवाड़ के इलाके में तिरंगे को लहराया गया है। 100 फीट ऊंचा तिरंगा। किसी भी पहाड़ी से आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो आपको तिरंगा नजर आएगा। कुछ महीने पहले हमने सुना था कुछ पॉलिटिशियंस को यह कहते हुए कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पे कोई तिरंगा पकड़ने वाला नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहां के युवाओं में कितना ज्यादा जोश है इस तिरंगे को
यहाँ पे जब लहराया गया किश्तवाड़ के इलाके में, ये जम्मू और कश्मीर के बाद ये तीसरी जगह पे है जहां पे इतना ऊंचा तिरंगा लहराया गया। आप देख सकते हैं युवाओं की आंखों में जोश आपको नजर आएगा, और मेरे ख्याल से ये करारा तमाचा उन सियासतदानों के मुंह पर भी है जो कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद तिरंगा पकड़ने के लिए कि यहाँ कोई नजर नहीं आएगा। लेकिन आप यहाँ के युवा देख सकते हैं तिरंगा पकड़ने के लिए नहीं बल्कि तिरंगे की आन बान शान के लिए अपनी जान तक निछावर करने को तैयार हैं। इनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है जब आप तिरंगा लहराते हो यहाँ देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। कितना जोश आता है इसमें? बहुत ज्यादा सर, हमें बहुत खुशी है कि किश्तवाड़ में अभी पहली बार ऐसा हो रहा है। और इस समय की बड़ी खबर, पंजाब के पठानकोट में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। दोपहर करीब 12 बजे पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई। पाकिस्तानी ड्रोन पर 46 राउंड फायरिंग की गई। इसके बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस चला गया। इससे पहले देखिए कल रात कश्मीर के किश्तवाड़ में भी ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई थी। इंटरनेशनल बॉर्डर लगातार पाकिस्तान की कोशिश है कि ड्रोन के जरिए यहां पे हथियार ड्रॉप किया जाए। परसों देर रात हमने देखा कि मेंढर में किस तरीके से ड्रोन की मूवमेंट देखी गई। उसके बाद कल सांबा सेक्टर में भी लगातार 2 बार ड्रोन छिछवाल और मंगूचक के इलाके में देखा गया। और उसके बाद से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा बल पूरी तरह से इलाके को खंगाल रहे हैं। ये सरहदी इलाका है, यहाँ पे वो पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि ड्रोन के द्वारा हथियार ड्रॉप किए गए हों। नॉर्मली भी हमने देखा है कि सांबा के एक ऐसा इलाका है जहाँ पे अक्सर हथियार ड्रॉप किए जाते हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी यहाँ से हथियार को उठाकर या तो साउथ कश्मीर के पुलवामा इलाके में चले जाते हैं या कहीं और बड़ी कार्रवाई अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इस समय अमरनाथ यात्रा चल रही है तो कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। यही एक वजह कि आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा बल पूरी तरह से चौकस है। तीसरी आंख के द्वारा, जिसे ड्रोन कहते हैं, इसके द्वारा भी पूरे इलाके की सर्च की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक और नया कीर्तिमान रच दिया है। भारत ने वैक्सीनेशन के मामले में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत में अभी भी वैक्सीनेशन का काम जोरों पर है। देश में अब 18 से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दी जा रही है, जबकि 12 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही देश भर में वैक्सीन को लेकर लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया था। इसी का नतीजा है कि कम समय में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। बता दें कि पहले 100 करोड़ डोज 10 महीने में लगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 16 जनवरी 2021 को शुरू हुए कोविड टीकाकरण अभियान ने आज 200 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है। देश में 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। शुरुआत में पहले 100 करोड़ डोज 10 महीने में लगे। 1 मार्च से वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें 101 करोड़ 90 लाख से ऊपर लोगों को पहली खुराक दी गई। दूसरी डोज का आंकड़ा 92 करोड़ 59 लाख के करीब पहुंच गया है। 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस देने के लिए मैं भारत को बधाई देती हूं। आपको बता दें कि 200 करोड़ डोज पार करने वाला भारत दूसरा देश है। देश में अब तक 5 करोड़ 49 लोगों को बूस्टर डोज भी लग चुकी है। भारत ने 200 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे देश के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व, देश के पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोविड वॉरियर्स और भारत के हर नागरिक ने वैक्सीन बनाने से वैक्सीन लगाने वालों तक और इस आपदा के समय जिन्होंने भूमिका निभाई, सबको बहुत बहुत बधाई। और खबरों का सिलसिला टाइम्स नाउ भारत पर लगातार जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।